नमस्कार मित्रों, टारगेट की यूट्यूब क्लासेस के अंतर्गत आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन 12th ज्योग्राफी क्लासेस निरंतर रूप से लेते आ रहे हैं, उसी के अंतर्गत अपन ने लेसन नंबर 2 का अध्ययन किया है, जिसमें अपन ने एस्किमो जनजाति के बारे में, भील जनजाति के बारे में, बुशमैन जनजाति के बारे में अध्ययन किया। आज अपन गोंड जनजाति के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, गोंड जनजाति जैसा कि अपने को पहले से विदित है, पहले अपन ने पढ़ा भी है, भील जनजाति विश्व की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। और गोंड जनजाति की बात करें अगर अपन, तो यह विश्व की सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। अगर इसकी वास्तविक स्थिति देखें कि ये कहाँ निवास करता है, तो यह है भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में। भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। जैसे अपने को भारत के नक्शे में अपने को पता है कि ये वाला नीचे वाला जो पार्ट है वो पूरा प्रायद्वीपीय पठार के भाग नाम से जाना जाता है। इसी प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत विशेष रूप से गोंड जनजाति के लोग निवास करते हैं। अगर गोंड जनजाति की बात करें कि उत्पत्ति किस प्रकार से हुई गोंड शब्द की, तो गोंड शब्द की उत्पत्ति खोंडा नामक शब्द से हुई है। और इस खोंडा का अर्थ पहाड़ी होता है। जो लोग पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं, उन्हीं लोगों को विशेष रूप से गोंड के नाम से संबोधित किया गया है। तो खोंडा शब्द की उत्पत्ति से ही गोंड की उत्पत्ति मानी जाती है। ये गोंड लोग अपने आप को या तो कोयटू या कोल के नाम से पुकारते हैं। या तो अपने आप को कोयटूर कहते हैं या फिर कोल कहते हैं। अगर प्राचीन समय या इतिहास की बात की जाए, तो इतिहास के अंतर्गत ये गोंड लोग मूल रूप से गढ़मांडला कुछ क्षेत्र विशिष्ट थे जहां पर इनका साम्राज्य हुआ करता था। और साम्राज्य के क्षेत्रों में साम्राज्य की बात करें, देखिए गढ़मांडला, इसके अलावा देवगढ़, इसके अलावा चांदा, इसके अलावा देखिए खडेला, ये इनके प्रमुख क्षेत्र रहे हुए हैं जहां पर ये लोग अपना शासन किया करते थे। गढ़मांडला, देवगढ़, चांदा और खडेला ये सारे के सारे स्थान मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों के अंतर्गत स्थित है। वर्तमान समय में देखें तो ये गोंड जनजाति के लोग जो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है, उन पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत वर्तमान समय के अंतर्गत निवास करते हैं। ये अपन ने बात की गोंड लोगों के शब्द अर्थ की उत्पत्ति और उनके इतिहास के बारे में। आगे देखते हैं कि गोंड लोग किन किन क्षेत्रों में निवास करते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखिए, निवास स्थान की बात करें अगर,
निवास स्थान की बात करें तो गौड़ लोग प्रमुख रूप से एक नक्शा बना लेते हैं अपन, इसके आधार पर समझेंगे, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा अपने को। देखिए भारत के नक्शे में देखते हैं अपन किन किन स्थानों विशेष पर ये लोग निवास करते हैं। देखिए एक प्रदेश है जिसका नाम है मध्य प्रदेश, एमपी लिख सकते हैं अपन इसे, मध्य प्रदेश। इसी के पास में एक राज्य है जिसका नाम है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। इसके अलावा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। इसके अलावा देखिए पश्चिमी बंगाल और असम और तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम, इन राज्यों के अंतर्गत ये लोग प्रमुख रूप से निवास करते हैं। अगर स्थान विशेष की बात की जाए कि किन किन पठारी भागों पर ये निवास करते हैं, तो यहाँ पर एक पठारी भूभाग है जिसे नाम दिया जाता है मेकाले का पठार, मेकाले का पठार। इसी प्रकार से एमपी के अंतर्गत एक पठारी भूभाग है जिसका नाम है बस्तर का पठार, बस्तर का पठार, मध्य प्रदेश में बस्तर का पठार। एमपी के पास में ही सतपुड़ा की पहाड़ियां, सतपुड़ा की पहाड़ियां, इन क्षेत्रों में विशेष रूप से गौड़ जनजाति के लोग प्रमुख रूप से निवास करते हैं। अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो ये सारे के सारे प्रदेश अत्यधिक आर्द्र क्षेत्रों के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। आर्द्र क्षेत्र से मतलब है कि यहाँ पर वर्षा की मात्रा 120 सेंटीमीटर से लेकर के 160 सेंटीमीटर के लगभग होती है, अर्थात काफी ज्यादा मात्रा में पानी बरसता है, वर्षा तो होती है। वर्षा अधिक होगी तो अपन जानते हैं यहाँ पर वन भी क्या है, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और अधिक मात्रा में वन मौजूद है, वर्षा अधिक हो रही है, तो यहाँ से अनेकों नदियां भी निकलती हैं। बहुत सी नदियां यहाँ से उद्गमित होकर के जाती हैं। नदियों की बात करें तो यहाँ पर नर्मदा, ताप्ती, देखिए नदियों की बात करें, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, सोन, ये यहाँ की प्रमुख नदियां हैं जो कि इन पहाड़ी क्षेत्रों से बहकर के या गौड़ जिन स्थानों पर रहते हैं उन स्थानों से बहकर के अन्य क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होकर के जाती है। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां ऐसी हैं जो विपरीत क्रम में बहती हैं। अपन जानते हैं अरब सागर में आकर के गिरती है। महानदी और सोन नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। ये इनके निवास स्थान संबंधी बातें थी। ये कहाँ निवास करते हैं, कौन से पर्वतीय भाग है, यहाँ पर वर्षा कितनी मात्रा में होती है, वन है या नहीं है, कौन कौन सी नदियां यहाँ से उद्गमित होकर के जा रही है, इन सब के बारे में अपन ने निवास स्थान के अंतर्गत पढ़ा। आगे चलते हैं अपन, और निवास स्थान के बाद में अगला पॉइंट देखते हैं आर्थिक क्रियाओं संबंधी। आर्थिक क्रिया,
आर्थिक क्रियाओं की बात करें, ये जनजाति भी पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है, तो इसका मतलब ये भी क्या करती हैं, आखेट। इनका काम भी आखेट करना है, शिकार तो ये करती ही करती है। इसके अलावा कृषि का कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है। मछली पकड़ने का काम, मछलियां भी इनके द्वारा पकड़ी जाती हैं। वनोत्पादन, वनों से जो भी उत्पादन प्राप्त होता है उसको भी ये लोग संग्रहित करते हैं। वनोत्पादन संग्रहण, इसका कार्य भी इन लोगों के द्वारा किया जाता है। ये सारे कार्य, इसके अलावा पशुपालन का कार्य भी इन लोगों के द्वारा संपादित किया जाता है। देखिए, आखेट, कृषि, मछलियों को पकड़ने का काम, वनोत्पादन संग्रहण का कार्य और पशुपालन, ये सारे कार्य गौड़ जनजाति के लोगों के द्वारा संपादित किए जाते हैं। जो यहाँ पर कृषि कार्य किया जाता है उसे अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं, विभाजन कर सकते हैं। यहाँ पर जो कृषि की जाती है वो दो प्रकार की है। एक का नाम है दिप्पा कृषि। देखिए, दिप्पा कृषि की बात करें अगर, तो ये दिप्पा कृषि का मतलब है जो मैदानी भागों के अंतर्गत कृषि की जाती हो। और जैसा कि अपन ने पढ़ रखा है, आदिकालीन जीवन निर्वाहन कृषि जो होती है वो कृषि इन मैदानी भागों के अंतर्गत की जाती है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले वनीय क्षेत्र की, वन क्षेत्र के अंतर्गत पेड़ों को काटा जाता है, कटाई की जाती है। कटाने के बाद उन्हें जलाया जाता है और जलाने के बाद उनसे जो राख बनती है उस राख को मिट्टी में मिलाया जाता है। 1-2 वर्ष तक उत्पादन किया जाता है और उत्पादन करने के बाद फिर नए क्षेत्र की, वनीय क्षेत्र की खोज की जाती है और वापस से कटाई की जाती है, जलाना, उस राख बनती है, उसे मिट्टी में मिलाना और फिर वापस से फिर उत्पादन करना। इस प्रकार की जो कृषि कार्य किया जाता है वो कृषि कहलाती है दिप्पा कृषि। दिप्पा कृषि के नाम से उसे संबोधित किया जाता है। दूसरी कृषि देखें अगर तो उसे कहते हैं पेड़ा कृषि। दूसरी कृषि है पेड़ा कृषि। देखिए, पेड़ा कृषि की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में जब सीढ़ी नुमा कृषि की जाती है, जैसे ये कोई पहाड़ी है और इस पहाड़ी के ऊपर इस प्रकार जो कृषि कार्य किया जाता है, इसे कृषि कार्य को पेड़ा कृषि के नाम से संबोधित किया जाता है। इस पेड़ा कृषि के अंतर्गत इन लोगों के द्वारा मूल रूप से सब्जियों की कृषि की जाती है। तो पेड़ा कृषि का मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि, जिसमें सब्जी बोने का काम इन लोगों के द्वारा किया जाता है। यहाँ के दो प्रमुख जातियों के बारे में भी अपन बात करेंगे, आर्थिक क्रियाकलाप नहीं, जिनके द्वारा मछली पालन, पशुपालन, आखेट, जो भी कार्य किए जाते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ की दो प्रमुख जनजातियां हैं। एक जनजाति का नाम है रावत जाति। जो रावत जाति के लोग हैं, वो रावत जाति के लोग मूल रूप से दुग्ध उत्पादन व बेचने काम करते हैं।
रावत जाति के लोग दूध का उत्पादन करते हैं और उसे फिर बेचते हैं, आसपास के इलाकों में जाकर के बेच कर आते हैं। ये रावत जाति के लोग करते हैं। दुग्ध उत्पादन तो अपन जानते हैं विशेष रूप से कि जब तक पशु नहीं पाले जाएंगे तब तक दूध का उत्पादन नहीं किया जा सकता। तो दूध का उत्पादन करते हैं, पशु पालते हैं, दूध का उत्पादन करते हैं और फिर बेचने का काम करते हैं। इसके अलावा देखें तो यहाँ की 3 जनजाति और है। एक का नाम है कुरुक, एक का नाम है केवट, एक जाति का नाम है धीवर। ये 3 जनजाति है। इन तीनों जनजातियों के द्वारा मछलियों को पकड़ने का काम, मछलियों को पकड़ने का काम और साथ में ही पशुपालन कार्य किया जाता है। कुरुक, केवट और धीवर जनजाति के लोग मछलियों को पकड़ते हैं और साथ में ही पशुपालन का कार्य करते हैं। ये 2 विशेष पॉइंट है जो एग्जाम की दृष्टि से, रावत जाति का एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। कई बार पूछा भी गया है दुग्ध उत्पादन करने वाली गौड़ जनजाति कौन सी है, तो बताना होता है रावत जाति। आगे देखते हैं आखेट की प्रक्रियाएं, आर्थिक क्रियाकलाप में। देखिए आखेट की बात करें अपन, आखेट तो प्राचीन समय से ही गौड़ जनजाति के लोग भी आखेट करते आ रहे हैं। आखेट करते आ रहे हैं, लेकिन जब से भारत सरकार के द्वारा भारत सरकार जब से शिकार एक्ट बनाया, कौन सा है? शिकार एक्ट, जिसके दौरान वन्य प्राणियों की शिकार करना, उनकी हत्या करना कानूनन अपराध माना जाता है। उसके बाद में इनके द्वारा आखेट की पद्धति धीरे धीरे कम होती जा रही है। वर्तमान समय में देखें तो इनके द्वारा आखेट बिल्कुल न के बराबर किया जाता है। इनकी आखेट की पद्धति अब रही ही नहीं और अधिकतर क्षेत्रों के अंतर्गत जो भी गौड़ लोग रहा करते थे वो मूल रूप से कृषि कार्य में लग गए हैं और कृषि कार्य के द्वारा ही अपनी आजीविका चला रहे हैं। अगला पॉइंट आता है अपना, आप आर्थिक क्रियाकलाप के बाद देखें अगर अपन तो भोजन संबंधी बात करते हैं। देखिए भोजन की बात करें, अगर भोजन की बात करें तो देखिए भोजन के अंतर्गत इन लोगों के द्वारा कोदू व कुटकी, ये इनके प्रमुख क्या है? खाद्यान्न। ये दोनों ही इनके प्रमुख क्या माने जाते हैं? खाद्यान्न माने जाते हैं। कोदू और कुटकी ये एक तरह की फसलें हैं, मिक्स फसलें हैं, तो इन्हीं को ये भोजन स्वरूप क्या करता है? ग्रहण करता है। इसके अलावा जंगलों से जो भी इनको कंद, मूल, फल, बेरी, शहद जो भी प्राप्त होता है उनको भी ये भोजन स्वरूप ग्रहण करते हैं। कृषि के माध्यम से जो भी सब्जियां इनको प्राप्त होती हैं उन सब्जियों को भी ये ग्रहण करते हैं। इसके अलावा देखें आखेट के माध्यम से जो भी शिकार प्राप्त होता है वो उसका मांस भक्षण करते हैं, उसके मांस का भी क्या किया जाता है? भक्षण किया जाता है। इन लोगों के द्वारा एक खास बात है, इन लोगों के द्वारा जब भी कोई त्योहार मनाया जाता है या उत्सव होता है इनके, तब ये लोग चावल बनाते हैं। तब इन लोगों के द्वारा घर में चावल बनाया जाता है और साथ में उत्सव के दिन नर बलि दी जाती है किसी भी जीव की, लेकिन वो जीव कैसा हो? नर हो। उस नर के जीव की बलि देते हैं
और बलि के बाद में जो उनसे मांस प्राप्त होता है उसको चावल के साथ में क्या करते हैं, ये खाने का काम करते हैं, खाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। उत्सव के समय चावल जो प्राप्त होता है, चावल और नर बलि से प्राप्त मांस, इसको ये क्या करता है, भक्षण करने का काम करता है। इनके द्वारा धूम्रपान भी किया जाता है, धूम्रपान भी करता है, और साथ में ही महुए से बनी हुई मदिरा, महवा से बनी हुई जो मदिरा होती है, उस मदिरा का, महुआ से बनी हुई जो मदिरा होती है उसका भी ये लोग सेवन करते हैं। जैसा कि अपन ने इस वीडियो में पढ़ा गौड़ जनजाति के बारे में, गौड़ जनजाति के अर्थ, उनकी पृष्ठभूमि, उनकी क्रियाकलाप, उनके भोजन सामग्री आदि के बारे में अपन ने अध्ययन किया, किस प्रकार से वो अपना जीवन चलाते हैं। आगे के वीडियो में अपन गौड़ जनजाति के बारे में और विशिष्ट रूप से पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद।